स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली क्लास में हमने 152 क्वेश्चंस मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन है, पैथोलॉजिकल रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन इज नोन एज। जब जो पेशेंट होता है पैथोलॉजिकली रिपीट करता है, रिपीटेशन बाय इमिटेशन ऑफ द बिहेवियर। अब जैसे मान लो मैंने कोई एक्टिंग करके दिखाई और वही एक्टिंग वो वही उसकी नकल उतारेगा और वही चीज़ करेगा। अब मैं अपना हाथ हिला रही हूँ ना, अगर नर्स अपना हाथ हिला रही है और कुछ ऐसा खुजली टाइप से है, कुछ भी कर रही है, वो वैसा ही करेगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये कहलाती है इकोप्रेक्सिया। मतलब रिपीटेशन ऑफ मोशंस, जो आपकी मूवमेंट्स हैं या फिर जो भी आपके मोशंस हैं जो दूसरा कर रहा है उसको देख करके वही चीज़ रिपीट करना, तो वो इकोप्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ वॉलेंट्री मसल इन टू चिल्ड्रन। जब बच्चे ऐसा करते हैं ना, एक ही मूवमेंट को बार बार करना, ठीक है, तो वो कहलाता है टिक डिसऑर्डर। क्या कहलाता है? टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर में क्या होता है? ये एबनॉर्मल होता है, इसका कोई पर्पज़ नहीं होता। जैसे आपने कभी देखा होगा अपनी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बेंच पे बैठे बैठे भी पैर हिलाते रहेंगे, या फिर पेपर में बैठ के भी पैर हिलाते रहेंगे, आदत होती है उनकी। ठीक है, तो ये क्या है? एक टिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट देखो, ए रेयर कंडीशन इन विच सेपरेट पर्सनैलिटी एग्जिस्ट इन सेम पर्सन। जब एक आदमी के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करने लग जाए तो वो कंडीशन कहलाती है डिसोसिएशन आइडेंटिटी डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? DID। सिंगल पर्सन के अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट विद द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ, क्या है पेशेंट को? डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन रेफर टू हिमसेल्फ एज द मैन ही एडमिटेड टू अ साइकेट्रिक यूनिट। जो साइकेट्रिक यूनिट के अंदर है ना, उसके ये साइन सिम्टम है। क्या है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिल रहे हैं। व्हेन आस्क्ड, जब उससे पूछा जाता है कि हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो द पेशेंट रिस्पॉन्स बाय एड्रेसिंग हिमसेल्फ इन थर्ड पर्सन। अपने आप को वो थर्ड पर्सन एड्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो द मैन इज़ नॉट डूइंग वेल, तो बोलेगा कि वो जो आदमी जिसके बारे में आप पूछ रहे हो इज़ नॉट डूइंग वेल। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये है डिसोसिएशन का एग्जाम्पल। किसका? डिसोसिएशन का। देखो, डिसोसिएशन के अंदर क्या है? डिसरप्शन इन इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ मेमोरी आइडेंटिटी, जिसमें वो खुद की आइडेंटिटी को लेकर ही कॉन्शियस नहीं होता, उसको खुद का ही नहीं पता होता, क्योंकि वो खुद को क्या एड्रेस कर रहा है? एज अ थर्ड पर्सन। तो ये क्या है? एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, projection, rationalization, denied and distortion by a client with hallucination and delusion are the example of disturbances is। इसने क्या बोला है? क्लाइंट को क्या है? हेलुसिनेशन भी है, उसको डिल्यूजन भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये सब कुछ प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन। तो ये किस चीज़ में उसके डिस्टर्बेंस है? तो उसके रियलिटी टेस्टिंग में जो है क्या है? दिक्कत आई हुई है। ठीक है। रियलिटी टेस्टिंग क्या होती है? रियलिटी टेस्टिंग द अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड एंड हिज और हर रिलेशन टू इट। रियलिटी टेस्टिंग होता है जब इंडिविजुअल को रियल वर्ल्ड को वो अच्छे से इवेल्युएट कर सकता हो, जब उसका पता हो उसको हर चीज़ का, ठीक है, कि ये है, क्या रिलेशन है उसका किसी के साथ, तो वो होता है रियलिटी टेस्टिंग। अब कुछ मैकेनिज्म का यूज़ करके, जैसे कि प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, डिनाइल एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ हेलुसिनेशन, डिल्यूजन कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन। देखो, रियलिटी टेस्टिंग वही है जो आपके साथ रियल में हो रहा है, लेकिन आप रियलिटी टेस्टिंग को जब आप झुठलाना चाहते हो तब आप बहुत सारे रीजंस लेके आते हो,
प्रोजेक्शन का आप इस्तेमाल करते हो, रेशनलाइज का, डिनाइड का, ठीक है, ये सब आप यूज़ करके आप रियलिटी टेस्टिंग को डिस्टर्ब कर देते हो, ठीक है, वो बताया है इसमें। नेक्स्ट देखो, ए टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच अ पर्सन डज अपोजिट ऑफ व्हाट ही रिक्वायर्ड। कौन से टाइप का बिहेवियर होता है पर्सन का जब जो उसको बोला जाए वो उसके उल्टा ही करेगा, तो वो होता है नेगेटिविज्म। क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिविज्म, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडी डैंडी, हैंडी डैंडी दिस इज़ माई वर्क एंड वॉन्ट शॉप एप्पल पाई कस्टर्ड पाई, दिस इज़ क्या है ये बताओ। कौन से पेशेंट में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जो इस तरह की हरकतें करता है, जो क्या बोल रहा है, हैंडी डैंडी दिस इज़ माई वर्क और वॉन्ट शॉप एप्पल पाई कट। तो ये क्या है, एक वर्ड, एक सलाद सा बना दिया उसने, ठीक है, वर्डों का कुछ मतलब नहीं निकल रहा इनका। नेक्स्ट देखो, मीनिंगलेस और इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जब मीनिंगलेस और इनकोहेरेंट वर्ड्स को मिला दिया जाए, फ्रेजेस को मिला दिया जाए, तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है वर्ड सैलिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग मेनिया, पेशेंट को क्या है, मेनिया है, तो वी कैन पैन रैन प्लान, ठीक है। तो ये इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, इससे दिख रहा है कि जो मेनिया का पेशेंट है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लैंग एसोसिएशन, कोई वर्ड्स में एसोसिएशन ही नहीं है, ठीक है। क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है, एक स्पीच डिसऑर्डर होता है, इसमें वो वर्ड्स का यूज़ करता है, वर्ड्स का ग्रुप्ड बाय देयर साउंड, अपनी रिद्म के हिसाब से, कि जो रिद्म अच्छी लगी ना, तो जैसे कि हम कई बार बोल नहीं देते क्या राम शाम सा है, वो क्या राम शाम सा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स मिक्सअप से होते होते साउंड मिलती जुलती होगी ना, उस चीज़ का वो यूज़ करेगा, तो क्लैंग एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन यू आस्क द पेशेंट, जब आप पेशेंट से पूछ रहे हो व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तो वो क्या जवाब देता है, रोटी काटी माटी पट्टी, ठीक है, एक ल से बना दी उसने, एक राइम से बना दी, तो क्या है ये क्लैंग एसोसिएशन है। नेक्स्ट देखो, ए स्टेटमेंट ऑफ डिमिनिश्ड कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन्स म्यूट एंड स्टिल विद द आईज ओपन। इसमें क्या है, डिमिनिश है कॉन्शियसनेस उसकी, ठीक है, और चुपचाप है वो, लेकिन आंखें खुली हुई हैं, क्या, किस चीज़ का साइन है, तो ये है स्टूपर का साइन। अनअवेयर है भाई, उसके आसपास क्या हो रहा है, पता तो है क्या हो रहा है, बट वो रिएक्ट ही नहीं करता, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन ना वो किसी से बात करता है, हाफ कॉन्शियस है वो, ठीक है, तो वो होता है स्टूपर। नेक्स्ट अब ईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोसोशल थेरेपीज, सारी साइकोसोशल थेरेपीज हैं, सिवाय कौन सी साइकोसोशल नहीं है, तो ईसीटी कोई साइकोसोशल थेरेपी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, एक फिजिकल थेरेपी है, फिजिकली पेशेंट के ऊपर हम ईसीटी करते हैं, ठीक है, ये कोई साइकोलॉजी हम उसको मोटिवेट नहीं कर रहे, तो ये साइकोलॉजिकल हो ही नहीं सकती, ये क्या है, फिजिकल थेरेपी। नेक्स्ट देखो, डैश इज द प्रोसीजर of artificial induction of grand mal seizures through the application of electric current। एक ऐसे प्रोसीजर कौन सा होता है जिसमें हम ग्रैंड मल सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन को पहुंचाते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर्स वाइल गिविंग ईसीटी। जब ईसीटी दिया जाता है तो कितने वोल्ट का करंट देते हैं, तो हम देते हैं 70 से 150 वोल्ट का करंट, ठीक है, कितना, अब देखो इसमें इन ईसीटी 90 to 150 वोल्टेज ऑफ करंट पास्ट। इसमें क्या बोला है कि ईसीटी जब आप दे रहे हैं ना पेशेंट को, तो 90 से 150 वोल्ट का करंट, एवरेज 110 ही दिया जाता है, ठीक है, तो करंट पास करते हैं कितने सेकंड्स के लिए, 0.1 से 1.0 सेकंड, याद रखना ये 0.1 से 1.0 सेकंड टू प्रोड्यूस जर्नलाइज्ड कन्वर्जन्स, ठीक है। टॉनिक के लिए अलग टाइम है, क्लोनिक के लिए अलग टाइम है, टॉनिक फेज फॉर 10 सेकंड और क्लोनिक फेज फॉर 25 to 30 सेकंड्स, ठीक है। और जो कितने अमाउंट का जो करंट पास होता है ट्रीटमेंट के टाइम पे, 200 से 1600 मिली एम्पियर का करंट पास होगा, याद रखना ये चीज़ें, 200 से 1600 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ईसीटी करंट इज़ पास्ड फॉर, करंट कितने टाइम के लिए पास्ड होता है,
तो होता है वो 0.3 से 0.7 सेकंड्स के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा मिलता जुलता दिख रहा है, अभी ऊपर पढ़ के आए ना हम, ठीक है। तो ये क्या है 0.3 से 0.7 सेकंड्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट थेरेपेटिक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड सीजर। कौन सी ऐसी थेरेपी है सबसे पहले जो इस्तेमाल की गई थी जिसमें बिजली का यूज़ करके हम थेरेपी दे रहे हैं उसके दिमाग का इलाज करने के लिए, तो वो कौन सी है? किसने ये थेरेपी कौन लेके आया था? वो था बिन्नी और सरलेटी। कौन थे? बिन्नी और सरलेटी। इसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ईसीटी को, और सबसे पहले परफॉर्म किया गया था इसको 1938 में, ठीक है। और कौन थे जिसने परफॉर्म किया था? बिन्नी और सरलेटी, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडिफाई ईसीटी इज़ नॉट गिवन फ्रिक्वेंटली ऑन रूटीन प्रैक्टिस। जो ईसीटी है वो रूटीनली आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थीसिस्ट, क्योंकि अवेलेबल नहीं होता एनेस्थीसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गिविंग ईसीटी टू द पेशेंट इज। जो मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, किन किन को हमने नहीं देनी होती ईसीटी? अगर ईसीटी दे दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो जो इंट्राक्रेनियल जिन पेशेंट्स का पहले से बड़ा होता है ना, तो उनको हम ईसीटी नहीं देते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ईसीटी नहीं देनी चाहिए। एक तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म, ओस्टियोपोरोसिस, सेरिब्रल हेमरेज, हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एमआई, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इंक्रीज द क्लाइंट्स रिस्क ड्यूरिंग ईसीटी। कौन सा ऐसा क्लाइंट है जो रिस्क पे रहता है ड्यूरिंग ईसीटी? कौन है वो? देखो ऑप्शन पढ़ो, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। यूज़ ऑफ मल्टीपल मेडिकेशंस, ये तो कोई बात नहीं हुई। रीसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, डीजनरेशन जॉइंट डिजीज़, तो हम बोलेंगे रिस्क किसको है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले को भी नहीं है। किसको है? अभी तो पढ़ा था एमआई वाले को है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईसीटी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ईसीटी कौन से में इंट्रा इंडिकेटेड है बताओ? इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन फॉलोइंग विच इज द मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। कौन सा है मेजर इंडिकेशन? किस में करनी ही करनी पड़ेगी ईसीटी और कोई ऑप्शन ही नहीं है? तो वो है सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, याद रखना, ठीक है। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में मेनली ईसीटी हम देते ही देते हैं। और किस में देते हैं? मीनिया वाले पेशेंट को देते हैं, स्कीज़ोफ्रेनिया वाले को, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको है या फिर जिसको ओसीडी है, इन सबको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन इंडिकेशन फॉर प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज। प्राइमरी यूज कैसे करेंगे? किस पेशेंट के लिए? मेजर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कौन से इंडिकेशंस हैं? एक्सेप्ट, तो मेजर डिप्रेशन इसमें तो करेंगे ही। सीवियर साइकोसिस में भी करते हैं, सीवियर पोस्ट पीटीएसडी, इसमें हम नहीं देंगे ईसीटी, ठीक है। ईसीटी नहीं दी जाती पीटीएसडी के अंदर। नेक्स्ट देखो, द नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट ईसीटी प्राइमरीली यूज्ड इन साइकेट्रिक केयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो क्या आएगा इसमें? नर्स को पता होना चाहिए भाई ईसीटी प्राइमरी किस मेन पर्पस क्या है, क्यों देते हैं, कौन से पेशेंट को? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ईसीटी इज कंसीडर मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पेशेंट विद। ईसीटी कौन से पेशेंट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है? ईसीटी इफेक्टिव है इन वोलेंशियल मेलनकोलिया वाले पेशेंट के लिए, ठीक है, इन वोलेंशियल मेलाकोलिया। नेक्स्ट क्या है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईसीटी, सबसे ज़्यादा कौन सी ईसीटी यूज होती है? तो सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड ईसीटी यूज होती है, ठीक है। देखो दो टाइप होते हैं ईसीटी के, एक तो डायरेक्ट होती है, एक मॉडिफाइड होती है, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होता है? इसमें एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको,
और ना मसल रिलैक्सेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। बट यूज़ एट्रोपिन सल्फेट और माइनर ट्रैंकुलाइजर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, मॉडिफाइड ईसीटी में आपको क्या करना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ठीक है। दिस ईसीटी मॉडिफाइड बाय ड्रग इंड्यूस्ड मस्कुलर वीकनेस एंड जर्नल एनेस्थीसिया, दिस इज कॉमनली नाउन। और इसमें मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं, ठीक है, ताकि भाई कोई क्या बोलते हैं फ्रैक्चर वगैरह की शिकायत ना हो, ठीक है, इस वजह से तो ज़्यादातर मॉडिफाइड ईसीटी ही यूज़ होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ईसीटी इलेक्ट्रोड्स को कहाँ प्लेस करते हैं? ईसीटी से पहले मतलब ईसीटी के दौरान कहाँ प्लेस करोगे, तो वो करते हैं टेम्पोरल रीजन पे इलेक्ट्रोड्स को। कहाँ पे? टेम्पोरल रीजन्स पे। देखो प्लेसमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रोड्स है बायलेटरल, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है 1 इंच अबोव द इमेजिनरी लाइन ड्रॉ बिटवीन द, सबसे पहले ना इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है, वैसे ही एक अंदाज़ा सा लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किसके बीच में, बिटवीन आउटर कैंथस ऑफ द आई, जो आउटर कैंथस होता है ना बाहर का कोना जो होता है आई का, वहाँ से लेकर के कोना होता है ना, वहाँ से लेकर के जो टारगस होता है ऑफ द ईयर का, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ टेम्पोरल रीजन ऑफ हेड, वहाँ तक कर लेंगे अपना मेज़र, ठीक है, और वहाँ पे कर देंगे इलेक्ट्रोड्स को प्लेस। अब बारी आती है प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूनिलेटरल की, वो तो बायलेटरल का था, ठीक है। यूनिलेटरल में क्या है, 1 इलेक्ट्रोड प्लेस्ड, इसमें एक इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है नॉन डोमिनेंट साइड, ठीक है, नॉन डोमिनेटिंग राइट हैंडेड पर्सन ऑन द लेफ्ट साइड। अब नॉन डोमिनेटेड क्या है भाई, जो अगर मैं राइट हैंड से करती हूँ तो मेरे लेफ्ट में कर देंगे, अगर मैं लेफ्ट से करती हूँ तो मेरे राइट में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नर्स अटेंडिंग टू अ पेशेंट रिसीविंग ईसीटी इन अ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट शुड एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। भाई ईसीटी वाले पेशेंट को रिसीव कर रही है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, तो क्या चीज़ें देखनी है सिवाय एक चीज़ के, क्या नहीं देखेगी वो, शुड एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट वाला है, ये हमेशा गलती कर देते हो। देखो एम्पटी करना ब्लैडर और बाउल इज़ नॉट नेसेसरी, कि ये ज़रूरी नहीं है। अब भैया आप उसको ईसीटी दे रहे हो, सोचो, और आपका चलेगा कितना टाइम चलेगा, तो क्या आप बाउल ब्लैडर उसका खाली नहीं करवाओगे, वो ज़रूरी नहीं है, ये तो सबसे मेन होता है। तो इसने इसको ही बोल दिया नॉट नेसेसरी, तो इसको एक्सेप्ट में हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ये गलत है, इसको एक्सेप्ट में हमने बाहर निकाल दिया। बाकी क्या है, पेशेंट की हेयर शुड बी क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड्स भी तो लगाने हैं ना, उसके बालों में कोई पिन विन, कोई ब्रेसलेट, कोई बॉडी पीस रिंग वगैरह सब कुछ हटा दिया जाता है, और उससे इन्फॉर्म कंसेंट भी लिया जाता है, ठीक है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ईसीटी एडमिनिस्टर करने से पहले क्या करवाते हैं, सारा प्रोसीजर क्या होता है, एम्पटी करना बाउल और ब्लैडर को, रिमूव करना मेटल के ऑब्जेक्ट्स को, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, रिमूव करना उसकी नेल पॉलिश, नेल पेंट, वियरिंग लूज क्लॉथ पहनाए जाते हैं, और कीप द हेयर क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ईसीटी शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इज यूज्ड इन, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना मॉडिफाइड ईसीटी की, उसमें क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है सक्सिनाइल कोलाइन। क्या होता है, सक्सिनाइल कोलाइन दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा मसल रिलैक्सेंट है, कौन सा है मसल रिलैक्सेंट, तो वो है टेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड। क्या है, टेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, याद रखना पेनक्यूरोनियम ब्रोमाइड। एक है हमारा थियोपेंटल सोडियम, ये भी क्या है, एक शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स है, जिसको एज अ जर्नल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग ईसीटी या फिर इंट्यूबेशन के प्रोसीजर्स करने के लिए। क्या, थियोपेंटल सोडियम, याद रखना ये पूछा जाता पेपर में, थियोपेंटल सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
ए पेशेंट हु इज़ प्लान फॉर ईसीटी इज़ गिवन। एक पेशेंट है जिसकी ईसीटी प्लान की गई है, तो आप क्या दोगे? हम उसको मसल रिलैक्सेंट देंगे। नेक्स्ट क्या है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ क्लाइंट बिफोर। ईसीटी देने से पहले आपने उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दे दिया, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व करेगी वो उसके अंदर? तो वो ऑब्जर्व करेगी कि भाई कोई रेस्पिरेशन में तो डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है उसको। क्यों क्यों ऐसा चेक किया? क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं ना, जैसे कि सक्सिनाइल कोलाइन, ये क्या काम करते हैं? ये पैरालाइज कर देते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को। तो इसीलिए हमें रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं हो रही है पेशेंट को, ये चेक करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी द पेशेंट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व फॉर। फॉलोइंग ईसीटी पेशेंट को क्या क्या चीज़ हमने केयरफुली ऑब्जर्व करना है? रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है ईसीटी का? ईसीटी इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ। कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है? मेमोरी का, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट जो है ईसीटी का, टेम्परेरी या फिर रिवर्सिबल रिट्रोग्रेड मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाना, कन्फ्यूजन क्रिएट होना, पाल्पिटेशन, वीकनेस, हेडेक्स, यही सब कुछ होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है ईसीटी का? तो मेन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? रिट्रोग्रेड एमनीजिया होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट ऑफ ईसीटी? इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट तो वो है टेम्परेरी मेमोरी लॉस होना और कन्फ्यूजन होना। नेक्स्ट, एट्रोपिन सल्फेट एडमिनिस्टर किया जाता है बिफोर ईसीटी। ईसीटी से पहले क्या है? ये शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया है ये? नहीं। क्या है एट्रोपिन सल्फेट? ये हम सिक्रीशंस को कम करने के लिए देते हैं। एट्रोपिन सल्फेट हो गया या फिर ग्लाइकोपायरोलेट हो गया, ये आईएम रूट से दिया जाता है ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस को कम करने के लिए, ताकि जो आदमी है वो ड्यूरिंग ईसीटी एस्पिरेट ना कर जाए, इसलिए। नेक्स्ट, द क्लाइंट हुज एडमिशन इज एन इनवॉलेंट्री एडमिशन इज पोस्टेड फॉर ईसीटी। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन नर्स डिटरमाइंस। अब क्लाइंट्स जिसका एडमिशन इनवॉलेंट्री तरीके से हुआ है उसको ईसीटी के लिए भेज दिया गया, ठीक है। तो किस इंफॉर्मेशन पे नर्स पता करेगी? तो वो पहले उससे क्या करेगी? कुछ नहीं देखना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट देखेगी, ठीक है, क्लाइंट का, याद रखना ये। अब हम पढ़ेंगे साइकोफार्माकोलॉजी से रिलेटेड, साइकोट्रोपिक ड्रग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मेडिकेशन मैनेजमेंट ऑफर्स द क्लाइंट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इज लेवल ऑफ। मेडिकेशन मैनेजमेंट से क्या पॉसिबिलिटी है भाई? क्या चीज़ का लेवल उसका कम हो रहा है? तो उसका क्या होगा? डिस्ट्रेस और डिसएबिलिटेड एसोसिएटेड विद द एक्यूट सिम्टम्स ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये इनका लेवल कम होगा अगर अच्छे से आप मरीज को दवाई दे रहे हो, तो उसका डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटी जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं ना वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, साइकोट्रोपिक मेडिकेशन दैट ब्लॉक द। साइकोट्रोपिक मेडिकेशन क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को। मे रिजल्ट इन विच ऑफ द, और उससे कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है आपको? तो उससे मिलेगा ड्राई माउथ। क्या मिलेगा आपको? ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट है ये साइकोट्रोपिक मेडिकेशन का। साइकोट्रोपिक क्या होता है? साइकोट्रोपिक ड्रग्स मीन्स एनी ड्रग, कोई भी ड्रग जो अफेक्ट कर रही है साइकिक फंक्शन को, बिहेवियर को, एक्सपीरियंस को। कोई भी ड्रग जो ब्लॉक कर देती है, कोई भी ड्रग कौन सी? साइकोट्रोपिक ड्रग जो क्या करती है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटीकोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। क्या? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। और मेनली जो ये एंटीकोलिनर्जिक होती हैं या पैरासिम्पैथेटोलाइटिक होती हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट होता है ड्राई माउथ कर देना, यूरिनरी रिटेंशन कर देना, कॉन्स्टिपेशन कर देना, ब्लड विजन कर देना, ठीक है। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वाले देखो, न्यूरोलेप्टिक हेलोपेरिडोल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ। जो हेलोपेरिडोल है वो कौन सा ट्रांसमीटर का अमाउंट कम कर देता है? वो डोपामिन को घटा देगा, ठीक है। अब देखो, एंटीसाइकोटिक
को क्या बोलते हैं, मेजर ट्रैंकुलाइजर भी बोल सकते हैं या फिर न्यूरोलेप्टिक भी बोलते हैं। इज़ अ ग्रुप ऑफ ड्रग, ये मेनली जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं ना, ये स्कीज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, हेलोपेरिडोल क्या है, एक एंटीसाइकोटिक है और फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। हेलोपेरिडोल क्या है, फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है विच थॉट टू ब्लॉक पोस्ट साइनेप्टिक डोपामीन, ये डोपामीन के रिसेप्टर को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के कुछ हिस्सों में ये उसको ब्लॉक कर देगी। ठीक है, जैसे कि बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, ब्रेन की स्टेम, मेडुला ओम्ब्लोगेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, और सेकंड जनरेशन का एग्जांपल देख लो। ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो सेकंड जनरेशन होती है ये ब्लॉक कर देती है सीरोटोनिन, मतलब जो सेकंड जनरेशन वाली एंटीसाइकोटिक है वो सीरोटोनिन को कम कर रही है। ठीक है, ये याद रखना। देखो नेक्स्ट, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड, वो प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि डिक्रीज कर सके साइकोटिक सिम्टम्स को। कैसे, क्या चीज़ ब्लॉक करके, डोपामीन के एक्शन को ब्लॉक करके ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट, द नर्स अंडरस्टैंड दैट न्यूरोलेप्टिक्स आर ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव द, जो न्यूरोलेप्टिक्स होता है वो कौन से सिम्टम्स से रिलीव करने के लिए लिया जाता है, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो वो है साइकोसिस की। ठीक है, साइकोसिस का एग्जाम्पल क्या है, स्कीज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट देखो, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज, न्यूरोलेप्टिक स्कोर क्या बोलते हो, एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड डज नॉट हैव मार्क्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। इसने बोला है कि इन ड्रग्स में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो नॉट टिपिकल है। नॉट टिपिकल से यानी कि सेकंड जनरेशन वाली कौन सी है, तो वो है हमारी क्लोज़ापाइन। ये क्या है, ए टिपिकल है। क्या है ये, ए टिपिकल और सेकंड जनरेशन वाली ड्रग है ये। ठीक है, और बाकी सारी फर्स्ट जनरेशन की हैं। अब फर्स्ट जनरेशन की कौन कौन सी हैं ये देखो। फर्स्ट जनरेशन की एक तो क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, हेलोपेरिडोल, पायरिजोआइड, थायोथाइक्सिन, फ्लोराफेनाजाइन। ठीक है, और सेकंड जनरेशन वाली कौन कौन सी हैं, ए टिपिकल, क्लोज़ापाइन, ओलेंजापाइन, जिनके पीछे पाइन हो, जिनके पीछे पाइन हो वो एटिपिकल होती हैं। ठीक है, या फिर डोन हो, जैसे रिस्पेरिडोन, जिरासिडोन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लार्जेक्टाइल इन हाई डोजेज इज मोस्टली गिवन इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। लार्जेक्टाइल को हाई डोज के अंदर देना कौन सी कंडीशन में होता है ऐसा, तो वो दिया जाता है स्कीज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में। ठीक है, लार्जेक्टाइल मतलब क्लोरप्रोमाजीन, और क्लोरप्रोमाजीन क्या है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल यानी कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। ठीक है, कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन वाली। लार्जेक्टाइल एंटीसाइकोटिक है, मेन ट्रैंकुलाइजर मेडिकेशन है, जिससे हम क्या करते हैं, एंटीसाइकोटिक के सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, लाइक स्कीज़ोफ्रेनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ मेजर ट्रैंकुलाइजर्स। मेजर ट्रैंकुलर की क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो होता है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। क्या होता है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, याद रखना आप। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर की कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। क्या होता है इसमें पूरा देखेंगे। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस का मतलब होता है एब्सोल्यूट लैक ऑफ ग्रैनुलोसाइट, WBC। क्या चीज़ों की कमी होना, न्यूट्रोफिल, बेसिलोफिल्स, इसानोफिल्स। ठीक है, इनकी कमी हो जाती है। दिस कंडीशन कब अकर होती है, इन सम लुकीमियाज एंड आफ्टर एक्सपोजर टू, लुकीमिया के केस में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको, या फिर आफ्टर एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स। अगर आप क्लोज़ापाइन या फिर रेडिएशंस के एक्सपोजर में आ गए हो तो भी ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो ए ग्रैनुलोसाइटोसिस है वो ज़्यादातर टिपिकल में देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एटिपिकल। ठीक है, एक्सेप्ट क्लोज़ापाइन। नेक्स्ट देखो, ए क्लाइंट विद स्कीज़ोफ्रेनिया हैज़ स्टार्टेड मेडिकेशन थेरेपी। उसने शुरू कर दी क्लोज़ापाइन लेना पेशेंट ने। द
द नर्स वुड असेस द रिजल्ट्स ऑफ विच लैब स्टडी टू मॉनिटर फॉर एडवर्स ड्रग का। भाई कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, उसके लिए कौन सा लैब टेस्ट करेगी? तो उसके लिए वो क्या करेगी? वाइट ब्लड सेल काउंट, ठीक है, WBC जो है ना उसका काउंट चेक करवाएगी वो, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर फिजिकल हेल्थ बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्टिंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स शुरू करने से पहले, ठीक है, और शुरू जब कर देते हैं उसके बाद दोनों टाइम पे ना उसका एक चेकअप करवाना होता है। जैसे कि क्या क्या? WBC, न्यूट्रोफिल काउंट, BP, फास्टिंग ब्लड शुगर, वेट, LFT, ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट क्या लिखा है इसने? बेस लाइन WBC काउंट और एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट मस्ट बी टेकन बिफोर द स्टार्ट। ट्रीटमेंट करने से पहले चेक करते हैं, ठीक है, वीकली फॉर फर्स्ट 6 मंथ और फिर पहले 6 महीने वीकली करना होता है। क्या बोला है? जब आप क्लोंजापाइन जैसी ड्रग्स या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहे हो ना, उससे पहले आपका तो वो WBC काउंट चेक करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि भाई बाद में अगर कोई कमी आएगी तो पता तो चल जाएगा कितना कम हुआ है, पहले कितना था आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर 6 महीने तक जब आपका ट्रीटमेंट चलेगा ना, उस बीच में आपका वीकली टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट हु इज़ ऑन, एक पेशेंट जो हेलोपेरिडोल ले रहा है, इज़ ऑब्जर्व्ड पेसिंग एंड शिफ्टिंग वेट फ्रॉम वन फीट टू अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाइंट एग्जिबिटिंग। इसने क्या बोला? एक पेशेंट है, हेलोपेरिडोल ले रहा है और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब क्या देखने को मिल रहा है उसको? पेसिंग और शिफ्टिंग वेट फ्रॉम, कि भाई शिफ्ट हो रहा है वेट जो है एक फीट से दूसरे, ठीक है। तो मतलब किस चीज़ से ग्रसित है पेशेंट? तो पेशेंट को क्या हुआ है? एकस्थीजिया। क्या हुआ है? एकस्थीजिया। और एकस्थीजिया क्या है? एक एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? एकस्थीजिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया, ठीक है, और क्या आता है? एक्यूट डिस्टोनिया, पार्किंसन लाइक सिम्ट। अब एकस्थीजिया होता है मोटर रेस्टलेसनेस, मेन याद रखो, एकस्थीजिया क्या होता है? मोटर रेस्टलेसनेस। इसमें क्या होता है? अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट स्टिल सिट स्टिल आर जम्पी एंड कंसिस्टेंटली मूविंग अबाउट, ऐसा हो जाता है पर्सन, देख लो, रुका नहीं जाता ऐसा, क्योंकि मोटर रेस्टलेस हो जाती है उसको। EPS के साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं? EPS के साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हैं इसने। EPS किसका साइड इफ़ेक्ट है? मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आपको एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के केस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नर्स मस्ट ऑब्जर्व वन ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इन अ पेशेंट हु इज़ ऑन। कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रहा है? तो आपको EPS देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट, मेजर्ड साइड इफेक्ट क्या है हेलोपेरिडोल का? बताओ। ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, या फिर हेलोपेरिडोल से आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या मिलेगा हेलोपेरिडोल से? EPS। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट जो है वो हेलोपेरिडोल हैज़ पिल रोलिंग ट्रेमर्स। क्लाइंट क्या है? हेलोपेरिडोल ले रहा था, उसको पिल रोलिंग ट्रेमर्स और मसल रिजिडिटी देखने को मिल रही है, तो ही इज़ लाइकली मैनिफेस्टेड। तो क्या हुआ है? उसको हुआ है सूडो पार्किंसन। क्या है? उसको क्या मैनिफेस्ट हुआ है? सूडो पार्किंसन, ठीक है, क्योंकि जो पार्किंसन कंडीशन होती है उसमें पिल रोलिंग ट्रेमर्स की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। पिल रोलिंग ट्रेमर्स, मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन और मसल रिजिडिटी, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ए 20-year मेल इज बोट टू द साइकेट्रिक एमरजेंसी OPD with severe stiffness over the neck and jaw after receiving injection Serenes for his behavior disturbance। इसमें क्या है? एक पेशेंट को, 20 साल का पेशेंट है, उसको साइकेट्रिक इमरजेंसी OPD में लेके आए। क्यों? क्योंकि उसको सीवियर स्टिफनेस हो रखी थी उसकी नेक में और जॉ में, ठीक है। कब? जब से उसने इंजेक्शन लिया था सेरेनेस। क्यों? क्योंकि उसको बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे, उसके बाद से ये सब देखने को मिल रहा है। तो व्हाट साइड इफ़ेक्ट वुड बी द फोकस ऑफ कंसल्ट? तो किस साइड इफ़ेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है? तो वो है एक्यूट डिस्टोनिया। क्या? एक्यूट डिस्टोनिया। अब देखो, सेरेनेस क्या है? एक ब्रांड नेम है किसका? हेलोपेरिडोल दी गई थी उसको, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है हेलोपेरिडोल का? जब आपको मेडिसिन पता होगी तभी तो आप बता पाओगे ना कि ये हेलोपेरिडोल है,
ठीक है। और हेलोपेरिडोल का आपको नॉर्मल सबको पता है कि ईपीएस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और ईपीएस में से ही एक सिम्टम्स क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दीपक हु हैज़ एक्यूट साइकोसिस एंड हैज़ बीन हेलोपेरिडोल 20 mg पर डे फॉर द लास्ट 2 days। क्या है वो, एक्यूट साइकोसिस है दीपक को, हेलोपेरिडोल जो है ले रहा है 20 mg पर डे पिछले 2 दिनों से। हैज़ एन एपिसोड, तो उसको क्या आ रहा है, ट्रंक प्रोट्रूजर हो रही है उसकी, एपिसोड देखो। और क्राइसिस, स्टिफनेस, एबनॉर्मल पोस्चर ऑफ लिम्स एंड ट्रंक विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 20 मिनट बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड टू कैजुअलिटी। कैजुअलिटी आने से पहले ये सिम्टम देखने को मिले। फिर दिस इम्प्रूव्स विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जब उसको डाइफेनहाइड्रामिन दी ना तो वो ठीक भी हो गया कुछ ही मिनटों में। डाइफेनहाइड्रामिन HCl दिया तो वो ठीक भी हो गया। तो क्या पता चला भाई, क्या हुआ था उसको, उसको हुआ था एक्यूट डिस्टोनिया, और वो किससे हुआ था, हेलोपेरिडोल से। ठीक है, ये क्या है, ईपीएस सिम्टम्स हैं ये, एक्यूट डिस्टोनिया। नेक्स्ट देखो, एक क्लाइंट है वो एंटीसाइकोटिक थेरेपी ले रहा है, उसमें क्या है, मसल रिजिडिटी देखने को मिल रही है, हाई फीवर, ट्रैकीकार्डिया, फ्लक्चुएशन इन बीपी, डायफोरेसिस। ठीक है, डायफोरेसिस, डिटोरिएशंस ऑफ मेंटल हेल्थ टू स्टूपर और कोमा। तो दीज साइन एंड सिम्टम्स आर इंडिकेटिव। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या हुआ है पेशेंट को, तो इससे पता चल रहा है पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है। क्या है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, याद रखना ये। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द नर्स शुड इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली इफ पेशेंट इज ऑन एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड ब्लड प्रेशर फॉल्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, तो एकदम से उसका बीपी गिरा, कितना गिरा कि आप जाके डॉक्टर को बता रहे हो, तो इतना गिरा 20 से 30 mm Hg, 20 से 30 mm ऑफ Hg हो गया, गिर गया बीपी, तो हम जाके बता देंगे डॉक्टर को। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ, ये हुआ है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। किस वजह से, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, सो मत जाना सारे के सारे, कभी सोचो कि ये क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इंडिकेट्स to the nurse that the client's antipsychotic medication is having a desired effect। इनमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिससे आपको पता चलेगा कि जो क्लाइंट है वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ले रहा है और उसका इफेक्ट भी आ रहा है, कैसे पता चलेगा। तो द क्लाइंट स्टेट हर वॉइसेस आर नॉट एज थ्रेटनिंग। तो क्या बोला है, अब कैसे पता चला आपको कि क्लाइंट क्या बोल रहा है, कि जो उसकी वॉइसेस हैं वो अब थ्रेटनिंग नहीं है। ठीक है, वो डरा नहीं रही है उसको, थ्रेटन नहीं हो रहा है वो। ठीक है, ये सब पता चलता है आपको। नेक्स्ट देखो, ए क्लाइंट इज टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम साइकेट्रिक यूनिट विद ऑर्डर्स फॉर हेलोपेरिडोल थेरेपी। एक क्लाइंट है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है साइकेट्रिक यूनिट से विद ऑर्डर ऑफ कि भाई आपकी हेलोपेरिडोल थेरेपी चलेगी। एज द पार्ट ऑफ टीचिंग प्लान कंसर्निंग दिस मेडिकेशन, आप दे रहे हो तो क्या आपको टीचिंग प्लान उसको बताना है, क्या आप टीच करोगे। तो नर्स क्या टीच कर रही है, क्या अवॉइड करना है आपको, आपको रात को ड्राइव नहीं करना है, ये उसको समझा करके भेजेगी। क्यों, क्योंकि जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है वो ब्लड वीजन कोज कर देता है, सिडेशन कोज कर देता है, इस वजह से उसको रात में ऐसा कुछ ड्राइविंग वगैरह या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ हेलोपेरिडोल फोटोसेंसिटिविटी कोज कर देती है। ठीक है, सो अवॉइड स्टेइंग इन द सन, सन में भी नहीं जाना, और यूज़ करना है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और गोगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं लिथियम की, मूड स्टेबलाइजर है ये। एक यंग मेल है, इस बोट टू द साइकेट्रिक इमरजेंसी में उसको लेके आ गया, उस हाइपर एक्टिविटी थी उसको, एक्सेसिव स्पीच, ग्रैंडियोज डिल्यूजन, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग वुड यू एक्सपेक्ट टू बी प्रिस्क्राइब। तो इस टाइम पे आप कौन सी दवाई दोगे, तो इस टाइम पे हम देंगे उसको लिथियम कार्बोनेट। क्या है, पेशेंट का कैसे आया, हाइपर एक्टिव, एक्सेसिव स्पीच, ग्रैंडियो डिल्यूजन, तो अब उसको कौन सी दवाई दी है, लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट की कितनी डोज दी है, 900 से 1200 mg दिया जाता है। ये फर्स्ट जो ड्रग है, ठीक है, मूड डिसऑर्डर के लिए जो सबसे पहले दवाई आई थी वो यही है, लिथियम कार्बोनेट।
मेनिया के पेशेंट में मेनली दी जाती है और इसकी डोज क्या है 900 से 1200। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाला कौन था, कौन लेके आया था, कैडे। कौन, कैडे, याद रखना। और ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, मूड डिसऑर्डर की, लाइक मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखो, द ड्रग यूज फॉर द बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल में लाते हैं, तो वो है लिथियम। लिथियम किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, लिथियम मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूड स्टेबलाइजिंग, कौन सी मूड स्टेबलाइजिंग नहीं है, तो क्लोनाजिपाम मूड स्टेबलाइजिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एंटीसाइकोटिक होगी। नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट देखो, डाइपोलर बाइपोलर डिसऑर्डर आर ट्रीटेड विद द फॉलोइंग, कौन से उससे ट्रीट करोगे, कौन कौन से, एक्सेप्ट जिससे नहीं करोगे, तो हम जो है देखो, हम कर सकते हैं ट्रीट जो है बाइपोलर डिसऑर्डर को लिथियम से, कार्बामाजिपाम से भी कर सकते हैं और वेल्प्रोइक एसिड से भी कर सकते हैं। जिससे नहीं कर सकते वो कौन सा है, वो है हमारा एम्फिटामाइन। ठीक है, ये एक्सेप्ट के तौर पे हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड सीरम लेवल, किस कंडीशन में हम सीरम लेवल को मॉनिटर करते हैं, जब पेशेंट को लिथियम एडमिनिस्टर की जाती है तो उस टाइम पे लिथियम जो है उसका सीरम लेवल जो है चेक किया जाता है, मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे करना चाहिए, जो लेवल है लिथियम का चेक करना चाहिए वंस अ वीक ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट, शुरुआत में जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है ना, तो उसमें वंस अ वीक लिथियम का लेवल चेक किया जाता है और उसके बाद में मंथली किया जाएगा, पहले वीकली और फिर मंथली। ड्यूरिंग मेंटेनेंस थेरेपी बिकॉज देयर आर लेस मार्जिन बिकॉज सीरम थेरापेटिक एंड टॉक्सिक रेंज ऑफ। ठीक है, टॉक्सिसिटी कब हो जाएगी और थेरापेटिक लेवल क्या होता है लिथियम का, लिथियम का थेरापेटिक लेवल तो होता है 0.6 से 1.2। अगर ये बोले टॉक्सिसिटी लेवल कितना होता है, वो होता है अबोव 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए क्लाइंट इज रिसीविंग, ए क्लाइंट क्या ले रहा है, लिथियम कार्बोनेट, वाइल दिस मेडिकेशन इज बीइंग एडमिनिस्टर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द नर्स, ये दवाई लेने से पहले क्या रिस्ट्रिक्ट कर देगी, लिथियम लेने से पहले क्या वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी, वो करेगी उसके ड्रग, वो क्या करेगी, मॉनिटर क्लाइंट्स ड्रग ब्लड लेवल रेगुलरली, ब्लड लेवल को रेगुलरली चेक करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थेरापेटिक ब्लड लिथियम लेवल इन द, क्या रहना चाहिए थेरापेटिक ब्लड लिथियम लेवल बॉडी के अंदर, तो वो होगा 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, लिथियम लेवल इन द बॉडी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो थेरापेटिक इफ़ेक्ट जो है सीरम लिथियम का, वो कितने टाइम तक आप देख सकते हो। ठीक है, उसका प्रभाव, सीरम लिथियम कंसंट्रेशन का प्रभाव कब तक देख सकते हो, तो 12 से 24 घंटे के बीच में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स अलर्ट द नर्स टू लिथियम, कौन से सिम्टम्स से वो नर्स अलर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो, इंक्रीज फूड इनटेक, सडन इंक्रीज बीपी हो जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग हो जाएगी। तो कौन से सिम्टम्स से पता चलेगा, तो उसको होगा नोजिया वोमिटिंग। क्या हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग हो जाएगा। टॉक्सिसिटी का पता लगाने के लिए क्या करोगे, लिथियम की टॉक्सिसिटी हुई है नहीं, तो नोजिया वोमिटिंग अगर दिख रहा है तो मतलब पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो चुकी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसको सीवियर डायरिया, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नोजिया वोमिटिंग, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्लाइंट रिसीव कर रहा था लिथियम कार्बोनेट, कंप्लेन कर रहा है लूज वाटरी स्टूल, डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग, तो सीरियम लिथियम लेवल जो है क्लाइंट का वो कितना होगा, तो वो होगा 1.9। कितना होगा, 1.9। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है लिथियम का,
ट्रेमर्स आना, क्या है, फाइन ट्रेमर्स इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट लिथियम टॉक्सिसिटी सिम्टम नोटेड बाय नर्स। पहला लिथियम टॉक्सिसिटी का सिम्टम्स कौन सा है, तो वो है एनरोक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज़ अफेक्टेड इन। लिथियम की जब टॉक्सिसिटी होती है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसके फंक्शन में गड़बड़ी आ जाती है, तो वो है थायराइड ग्लैंड। क्या है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट देखो, ए क्लाइंट वॉज प्रिस्क्राइब्ड, उसको लिथियम प्रिस्क्राइब करी गई है, तो व्हाट इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शंस देगी वो उसको, तो नर्स बोलेगी उसको मॉनिटर फॉर वेट गेन बाय टेकिंग वेट्स डेली। वेट चेक करना होगा भाई उसको, ठीक है। क्यों ऐसा उसने ऐसा बोला, क्यों, क्लाइंट शुड नॉट स्टॉप मेडिकेशन व्हेन फील साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी बट शुड बी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। इसमें वो क्या समझा के भेजेगी उसको, ये बोलेगी कि जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं टॉक्सिसिटी हो रही है मुझे, तो ड्रग्स को स्टॉप नहीं करना है, ठीक है, ड्रग्स को स्टॉप नहीं करना है, बल्कि वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देगी। ब्लड लेवल जो है लिथियम का वो चेक करते रहना है अबाउट 1 to 2 मंथ के, 1 से 2 महीने के इंटरवल पे, नॉट एवरी वीक ड्यूरिंग मेंटेनेंस थेरेपी। आप मेंटेनेंस थेरेपी ले रहे हो, ना कि इनिशियल स्टेज में वीकली होता है, ठीक है। और अब ये क्या ले रहा है, मेंटेनेंस थेरेपी, तो 1 to 2 मंथ के इंटरवल पे वो अपना ब्लड लेवल चेक करवा लेगा, ठीक है। और वेट जो है मॉनिटर करना है डेली। क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि इस ड्रग से क्या होता है, लिथियम ड्रग से थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइड होगा और उससे वेट बढ़ेगा, तो इसीलिए इसने क्या बोला, वेट चेक करते रहो। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट डेली नर्सिंग केयर ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट टेकिंग रेगुलर लिथियम थेरेपी। डेली नर्सिंग केयर आप क्या करोगे, जो पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर का और लिथियम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे यूरिन स्पेसिमेन। क्या करेंगे, यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट हैज़ बीन टेकिंग लिथियम कार्बोनेट ले रहा है, किस लिए, फॉर हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि मेनिया हुआ है उसको, इसलिए ले रहा है। वाइल द क्लाइंट इज टेकिंग दिस ड्रग इट इज़ इसेंशियल टू इंश्योर दैट द पेशेंट हैज़ एडिक्वेट इनटेक ऑफ। ठीक है, ले रहा है तो, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या देखना है कि पेशेंट अच्छी मात्रा में क्या ले, सोडियम ले, ठीक है। क्यों सोडियम ले, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी होते ही क्या हो जाता है, आपका सोडियम का लेवल गिरना शुरू हो जाता है, कमी हो जाएगी आप में, इसीलिए सोडियम लेना है। ठीक है, देखो, विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड बी चेक्ड बाय द नर्स बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करते हैं, सोडियम चेक किया जाता है लिथियम वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अबाउट द मूड स्टेबलाइजिंग मेडिसिन। नर्स पेशेंट को बता रही है मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन के बारे में, कौन सी है वो, लिथियम कार्बोनेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ। तो फिर कौन सी दवाई है जो उसको अवॉइड कर देनी चाहिए ताकि भाई उसका लिथियम टॉक्सिसिटी ना हो, तो उसको डायूरेटिक्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, डायूरेटिक्स नहीं लेनी चाहिए, वरना उसको क्या हो जाएगा, लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, ए नर्स इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट रिसीविंग लिथियम सिट्रेट ले रहा है क्लाइंट, तो नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी, नर्स क्या बोलेगी, अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करो लेकिन डिहाइड्रेशन को आप अवॉइड करो, ठीक है। द रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी इंक्रीज इन पेशेंट विद, जो लिथियम की टॉक्सिसिटी होता है उसका रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होता है, जो रीनल और कार्डियोवास्कुलर वाले पेशेंट होते हैं ना उसमें, और वो भी किस वजह से, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। तो उनको 3 लीटर पर डे तो फ्लूइड लेना ही लेना है, फ्लूइड, वाटर, ठीक है, ये सब लेना है उसको, क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी होगी, बार बार लिथियम लेगा तो क्या है, सोडियम का लेवल गिरता चला जाएगा ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एडवाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल पेशेंट हु टेक्स लिथियम फॉर मेनिक पेशेंट्स।
इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी नर्स एडवाइस देगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फीमेल पेशेंट के लिए जो लिथियम ले रही है और मेनिया के एपिसोड है उसको क्या जानकारी देगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो बोलेगी शी विल नीड टू मेंटेन हर, कि भाई आप लिथियम की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो आप अपना जो फ्लूइड का लेवल है वो मेंटेन करके रखो, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखो, ठीक है। ठीक है, तो अब एंटी डिप्रेसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक 34 ईयर ओल्ड फीमेल है, 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ डिस्टर्ब्ड स्लीप विद अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, उसको 3 महीने से डिस्टर्ब स्लीप है विद अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाती है, भूख भी नहीं लगती, लिथार्जी, मल्टीपल बॉडी पेन्स, फीलिंग लो एंड वर्थलेस, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो क्या ट्रीटमेंट देंगे उसको, तो हम क्या देंगे उसको, एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, क्या देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स, क्योंकि उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट है SSRI बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। जो SSRI है वो साइकोट्रोपिक की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। SSRI यानी कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो है एंटी डिप्रेसेंट की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को डिवाइड किया गया है, एक तो है TCA, एक है SSRI, दूसरी है MAOI। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है या फिर जो मोनोअमीनो रीअपटेक इनहिबिटर है MARI, ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है, इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, माइन जिसके पीछे हो वो क्या है, TCA और MARI मोनोअमीनो रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, डेसिप्रामाइन, ठीक है, ट्रिप्टामाइन, ये याद रखना, जिसके पीछे माइन हो वो होती है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब SSRI के एग्जाम्पल क्या है, फ्लोक्सिटीन, फ्लोक्सामाइन, जिसके पीछे टीन हो, ठीक है, फ्लोक्सिटीन और पेरोक्साटाइन। ठीक है, और या फिर राम हो जिसके पीछे, एक तो आइन हो या फिर राम हो, जैसे इसमें सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम। ठीक है, एक तो याद रख लेना जिनके पीछे माइन वाला तो TC हो गया, और सेलेक्टिव वाले में याद रख लेना टीन और राम। नेक्स्ट है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में क्या आ जाएगा, सेलिजलाइन, फेनलाजाइन, आइसोकार्बोक्साजाइड। ठीक है, ये बस ये याद रख लो। ऑल आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एक्सेप्ट, सारी एंटी डिप्रेसेंट है सिवाय किसके, थाइजाइड क्या है, एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। ठीक है, बाकी आपने तीनों पढ़ी थी अभी। थाइजाइड क्या है, एंटी डायूरेटिक है, थाइजाइड होगी, फ्रूसेमाइड होगी, ये एंटी डायूरेटिक्स हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मेन एक्शन एक्सपेक्टेड ऑफ TCA, एंटी डिप्रेसेंट का मेन एक्शन क्या होता है, क्या काम करती है ये, TCA क्या करती है, ब्लॉक द रिसेप्टर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, TCA। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को हम बोलते हैं मोनोअमीनो रीअपटेक इनहिबिटर, और ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एट नर्व एंडिंग। ठीक है, रीअपटेक को ही ब्लॉक कर देगी, नॉरएप्रिन के मतलब नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट कैन हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ करेक्ट एंटी डिप्रेसेंट, कौन सा मेटाबोलाइट ऐसा है जो हेल्प करता है कि जिससे हम करेक्ट सेलेक्ट कर सकें एंटी डिप्रेसेंट, तो वो है MHPG। क्या है MHPG, क्या होता है, इसकी कई बार वैसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ये क्या है, 3 मेथोडॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोल। ये क्या एक मेटाबोलाइट है किसका, नॉरएपिनेफ्रिन का। डिग्रेडेशन इन द ब्रेन विच लेवल्स इनटू यूरिन हेल्प टू डिसाइड, इसका लेवल यूरिन में देखा जाता है, जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी एंटी डिप्रेसेंट सही रहेगी। ठीक है, टेस्ट परफॉर्म बिफोर, कौन सा टेस्ट किया जाता है इमिप्रापाइन देने से पहले,
इमिप्रामाइन देने से पहले हम ईसीजी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ईसीजी। क्यों? इमिप्रामाइन क्या है? इमिप्रामाइन क्या है? टीसीए है। इमिप्रामाइन क्या है? एक टीसीए है दैट कैन बी, जिसको हम डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, पैनिक डिसऑर्डर को, बेड वेटिंग, एगोराफोबिया, इन सब के लिए इमिप्रामाइन दी जाती है। और कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या हो जाता है? इमिप्रामाइन का साइड इफ़ेक्ट याद रखना, भूल मत जाना। ड्राई माउथ, ईसीजी में चेंज आना, ट्रैकीकार्डिया, अरिथमिया, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी डिस्टेंशन, ड्राउजीनेस। ठीक है। Which of the test must be done before the patient start taking imipramine? कौन सा टेस्ट करना चाहिए? ECG. नेक्स्ट, इन केस ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट इज हैविंग लीवर और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है तो नर्स शुड टेक प्रिकॉशंस। तो क्या प्रिकॉशंस लेगी वो जब वाइल एडमिनिस्ट्रिंग? तो जब एंटी डिप्रेसेंट देगी ना पेशेंट को, कौन से पेशेंट को? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी है और लीवर भी है, तो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसको। ठीक है। नेक्स्ट देखो, A client receiving the MAOI agent is instructed by the nurse about dietary restrictions for food high in tyramine to prevent which adverse effect? एक पेशेंट है, MAOI लेना मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर ले रहा है। ठीक है। तो नर्स जो है ना, कुछ खाने पीने में उसकी रिस्ट्रिक्शंस डाल देगी कि जिस खाने में ज़्यादा टायरामीन होता है ना, वो आपको नहीं लेना और रिस्ट्रिक्ट करना, ताकि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो वो कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं? तो वो होते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस को रोकने के लिए ही बोल रही है कि जिन खाने में टायरामाइन ज़्यादा है वो ना लें आप। ठीक है। जब आप MAOI एजेंट ले रहे हो, इसीलिए मना किया उसने। टायरामाइन क्या है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द कन्वर्ट, जो कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन को एपिनेफ्रिन में। ठीक है। इसीलिए मना करते हैं इसको। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, द नर्स टीचेस क्लाइंट दैट दे शुड फॉलो देयर डाइट रिस्ट्रिक्शंस वाइल टेकिंग अ मोनो अमीनो। इसने बोला कि अगर MAOI आप ले रहे हो तो कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेगी। तो व्हाट विल डेवलप इफ़ दे डू नॉट फॉलो? क्या हो जाएगा आप में अगर आपने फॉलो नहीं किया? तो क्या होगा? आपको ओसिपिटल हेडेक्स, क्या होगा? ओसिपिटल हेडेक्स देखने को मिलेंगे पेशेंट्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, A monoamino oxidase inhibitor is prescribed. What should the nurse teach the client to avoid? क्या टीच करेगी वो? MAOI अब उसको प्रिस्क्राइब किया तो उसको बोलेगी इंजेस्टिंग वाइन्स एंड एज्ड चीजेस। ठीक है, ये उसको अवॉइड करना है।